बीमार पिता के साथ और मेरे सामने वो रिपोर्ट थी, कल मैंने लाइव में भी आपके सामने अपना दर्द रखा था। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और कैंसर का नाम सुनते मेरे पैरों तले की जमीन सरक गई। मुझे लगा कि अब मेरे पिता नहीं बचेंगे। पिता हॉस्पिटल में थे, मैं बाहर आ गया कैंटीन में और मैं 2 घंटे रोता रहा और मेरे आंसू पूछने वाला भी वहां कोई नहीं। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। 8 साल का क्यों ना हो जाए, अगर उसके पिता जिंदा हैं तो उसके पिता उसके हीरो होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके पिता। मॉनिटर में जो लाइन चल रही थी सांसों की, वो सीधी हो गई और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे पता लगा कि एहसास हुआ कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। मेरा जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मीडिया से सुनते हैं, अखबार में सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो आज जान लो। मेरा गांव है छुटमलपुर, जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक गांव, अब तो कस्बा हो गया। और मैं पढ़ने के लिए जा रहा था विदेश। मैंने लॉ की थी, वकालत की पढ़ाई, और मेरे पिता चाहते थे कि मैं जज बनूं, इसलिए उन्होंने मुझसे LLB की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा और मैंने वो पढ़ाई भी दिल लगा के पूरी की। लेकिन जैसे मेरे जाने का समय आया और मेरे पिता ने जो जमीन या जो पूरे जीवन की उनकी कमाई थी, एक एक पैसा जुटा के उन्होंने जो इकट्ठा किया था, उसी समय मेरे पिता बीमार पड़ गए। अभी 2 दिन पहले आप लोग दिवाली का त्योहार मना रहे थे। मेरे आज भी अच्छी तरह से याद है दामोदर भाई, जिस दिन दिल्ली में मेडिकल रिपोर्ट आई मेरे फादर की, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। इधर लोग अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, उधर मैं अपने बीमार पिता के साथ और मेरे सामने वो रिपोर्ट थी, कल मैंने लाइव में भी आपके सामने अपना दर्द रखा था। जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी और कैंसर का नाम सुनते मेरे पैरों तले की जमीन सरक गई। मुझे लगा कि अब मेरे पिता नहीं बचेंगे। पिता हॉस्पिटल में थे, मैं बाहर आ गया कैंटीन में और मैं 2 घंटे रोता रहा और मेरे आंसू पूछने वाला भी वहां कोई नहीं। मैंने अपने पिता को नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या आया, लेकिन मेरा दिल बैठ गया। क्योंकि आप जितने लोग यहां बैठे हो, जिनके पास पिता हो, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि एक बेटे के लिए पिता क्या होते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, चाहे वो 60 साल का क्यों ना हो जाए, अगर उसके पिता जिंदा हैं तो उसके पिता उसके हीरो होते हैं, सुपरमैन होते हैं उसके पिता। अगर वो अपने पिता से कुछ भी कह दे, उसको ये एहसास नहीं बचपन में कि पिता कहां से लेके आएंगे, लेकिन पिता लेके आते हैं। पिता उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। और मैं एक ऐसा बेटा हूं, मेरे याद है जब मुझे जूतों की जरूरत थी, मेरे पिता के जूते भी फटे हुए थे, मेरे पिता ने मेरे लिए जूते अरेंज किए और वो खूब टूटी हुई चप्पलों में रहे। मैंने देखा अपने पिता को। यार पानी तो बहुत दिन मैं अपने पिता के साथ रहा अस्पताल में। फिर एक ऐसा समय आया, दिन था 11 जनवरी 2013 का, सुबह के 4 बजे थे और मैं जाग रहा था अपने पिता के साथ। मेरे पिता ऐसे बैठे हुए थे मेज पे हाथ रख के हॉस्पिटल में, ICU में। 4 बजे उन्होंने हाथ ऐसे पीछे किए और मॉनिटर में जो लाइन चल रही थी सांसों की, वो सीधी हो गई और मुझे लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जब मुझे पता लगा कि एहसास हुआ कि मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको यह तकलीफ भी बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पिता को क्यों खोया। अगर मैं पैसे वाला होता या देश के अंदर ऐसी व्यवस्था होती कि जो इलाज अमीरों को मिलता है वो इलाज गरीबों को भी मिल जाता, जो सुविधाएं अमीरों को मिलती है वो किसान मजदूर मेहनतकश लोगों को भी मिल जाती, तो आज चंद्रशेखर के पिता मेरा हीरो जिंदा होता। लेकिन क्योंकि देश में गरीबों का, किसानों का, कमेरों का, मेहनतकश लोगों का
वजूद नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैंने पिछली सभा में भी आपको बताया था कि सड़क पे कोई किसान मरा पड़ा रहे, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर एक पशु मर जाए उस पे भी खबर बन जाएगी, मगर उस किसान की कोई खबर नहीं लेगा। तो मैंने अपने पिता को खो दिया, और मेरे इस बीच में हॉस्पिटल के समय में मेरे पिता से मेरी बहुत बात हुई। उनका कहना था कि सबने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों से जो फल मिला संविधान में अधिकार के रूप में, उसका फायदा तो उठाया, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को कम नहीं किया। किसी ने भी मान्यवर काशीराम साहब के अलावा किसी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के दुख को, उनकी पीड़ा को समझने का काम नहीं किया। और एक बाप होने के नाते उन्होंने मुझसे बेटा होने के नाते इशारे में कहा कि चंद्रशेखर तुम भी विदेश चले जाओगे, पढ़ लिख के कामयाब हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे, सेटल भी हो जाओगे, लेकिन अपने लोगों के लिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, ये जो कमजोर लोग हैं, इनके लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। तो जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, सम्मानित मेरे परिजनों, उस दिन मैंने ये वादा किया कि मैं अब अपना पूरा जीवन अपने पिता के पूरा जो अधूरा सपना उनके मन में जो पीड़ा रह गई है कि इस देश के हर एक व्यक्ति को वो स्वाभिमान सम्मान का जीवन और सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत का संविधान सबके लिए देता है, मैं इस जीवन को उस काम के लिए लगाऊंगा। और 2013 से 2023 में हम लोग प्रवेश कर गए। मेरे पास बहुत रास्ते थे, मैं चाहता किसी भी पार्टी का पिछलग्गू बन जाता, बहुत ऑफर थे, आप जानते हो मेरे लोगों, मैं एमपी एमएलए बन के घर में बैठ जाता, सुख सुविधा वाला हो जाता, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी थी कि आप लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाना है, वो पूरी नहीं हो पाती, वो आग ठंडी नहीं हो पाती। मैंने जिस दल में सारा ज्यादा से ज्यादा जीवन बिताया, मैंने उनसे प्रयास किया, किसी कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने ये तय किया कि इतने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो सकता है, इसलिए हमने, और असल में सबसे बड़ी ज्ञान तब मिला जब मुझे 16 महीने के लिए बंद कर दिया गया। आपने, अगर आपको याद हो, मेरा अपराध मात्र यह था कि मेरे लोगों के हाथ काटे गए, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, और मैंने इस अन्याय को सहन नहीं किया। फिर मुझे जेल भेजा गया, मैं 16 महीने जेल में रहा, 10x6 की एक कोठरी में। जब पैर फैलाते थे, एक तरफ सर लगता था, दूसरी तरफ पैर लगते थे, वहीं 3-2.5 फीट में शौचालय बना हुआ था, वही नहाना, वही फ्रेश होना, वही खाना, वही पढ़ना, वही सोना। और 16 महीने में दिन लगाओगे 500 से ज्यादा दिन होते। मैंने एक एक दिन इस बात के साथ काटा कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा, और इनको इनके पैरों पे जब तक खड़ा नहीं कर देता, मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा।